Hello everyone, welcome to Ansarkari. Today we are continuing with this newspaper series with the Hindu of December 18, 2023. Starting with the first newspaper article, 9 workers killed in blast in an explosion, a factory near Nagpur. तो ऑलरेडी ये दिखते आ रहा है कि देयर इज अ फायर इशू इन द फैक्ट्री, और ये नागपुर में हुआ था, विशाखापट्टनम रिपोर्ट में भी हुआ था आज से एक हफ्ता पहले. So, three of the injured said that to be in a critical condition, explosion took place in a unit making booster used in coal mine. तो कंपनी मेक्स ड्रोन एंड एक्सप्लोसिव. तो बासी एक्सप्लोसिव और एक्सप्लोसिव के लिए ऐसा कोई एक्ट है इंडिया में रेगुलेशन के लिए? Yes, I think there is a particular act. पैसा Fires. पेट्रोलियम एंड, हाँ ऐसी पेट्रोलियम हाँ, एक्सप्लोसिव सर्च करने के बाद एक बॉडी है पेसो पेसो पेसो, यस. correct. तो उसके अंदर में जो भी कोड होता है विथ रिगार्डिंग टू द रेगुलेशन ऑफ द पेट्रोलियम प्राइसेस एंड ऑल्सो द एक्सप्लोसिव, उसको रेगुलेट करते हैं. Yes. Yes. So this is Petroleum and Explosive Safety Organization, Hmm. PESO, and this is it is under the Department of Explosives. It was formed in 1898. And apart from this, I'm looking for the nature. I think it is a statutory body. हाँ स्टैट्यूटरी बॉडी है. डेट? That's what I'm checking. So, okay, it is under the Explosive Act 1884 and Petroleum Act 1934. हम्म. So it deals with all the matters like manufacturing, import, export, transportation, possession, sale, use of the explosives and safety, and also doing, periodic drills also. यस. सेफ्टी से रिलेटेड जो भी एक्सप्लोसिव से रिलेटेड उनके पास करते हैं. और इट इज़ अ डिपार्टमेंट, इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन अंडर डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. तो ये याद रखें, कॉमर्स के अंदर में. तो रिगार्डिंग द प्रीलिम्स क्वेश्चन, तो इट इज़ इम्पोर्टेंट. Global coal demand likely to decline 2.3%. IEA. IEA, Mansi, It is इंटरनेशनल, International हाँ, Energy एनर्जी एजेंसी, Agency, OECD के and it अंदर is में. not a UN specialized यस. body. यस. वो है that is OECD के अंदर uh, में बना था 1973 में. और and इसका this is काम under ये है कि जो भी ऑयल प्राइसेस होता है उसको मॉनिटर करना और ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी ढूंढना वर्ल्ड वाइड, ताकि एक तो रिपोर्ट निकालते रहते हैं हमेशा. तो यहाँ पे जो एक ग्राफ है इससे हम देख सकते हैं इंडिया का जो शेयर है दैट इज गोइंग टू ग्रो, वो यस. एक्सपैंड होगा. Global coal consumption is expected to remain over 8 billion tons. So appetite for the fuel, अच्छा it is for the fuel, not for only coal. तो इंडिया का भी हो रहा है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को ऑलमोस्ट उतने प्रपोर्शन में है. चाइना तो कितना देता है? चाइना, इंडिया, उसके बाद फिर बाकी सब. ला लीना एल नीनो. एल नीनो मानसून से ज़्यादा होता है. एल नीनो से मानसून इम्पैक्ट होता है इंडिया में, इरेटिक मानसून होता है, कम होता है उसका. ला लीना से पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है इंडियन, तो इसी में. तो 8.5 बिलियन टन, इट हैज सरपास 8.5 बिलियन टन फॉर द फर्स्ट टाइम. काशी तमिल संगमम, इट इज ट्रेंडिंग द आइडिया ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत. तो इससे जो नॉर्थ साउथ डिवाइड है वो कम होगा, इंटरेक्शन बढ़ेगा, अवेयरनेस होगा विद रिगार्डिंग टू द बोथ द कल्चर, द्राविडियन कल्चर एंड आर्यन जो हेरिटेज है उनका, उसके हिसाब से. हम्म. आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, ये दोनों कौन थे मनसी? तो आदि रामानुज हाँ दिव्या. आदि शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था. वो हम्म. राम भक्ति धारा से जुड़े हुए थे, उनके शिष्य थे रामानुज आदि शंकराचार्य के.
डायरेक्टली शिष्य कैसे बोल सकते हैं रामानुजाचार्य? रामानुजाचार्य बाद में आए हैं, रामानुजाचार्य तो। हाँ, उनके फॉलो करते हाँ। थे ना उनके, और हाँ, उस तो रामानुजाचार्य का है विशिष्ट अद्वैत है उनका। और उनका जो स्टैचू बना है, स्टैचू इक्वालिटी, इन्हीं के ऊपर बना हुआ है। एक था ना, प्राइम मिनिस्टर ने अनवील हाँ, किया था स्टैचू इक्वालिटी। आदि शंकराचार्य से रिलेटेड ने वेदांता, और एक क्वालिफाइड अद्वैत है, ये रामानुजाचार्य का। भक्ति मूवमेंट में फेमस है दोनों से। तो ये और यहाँ डाइवर्सिटी। ये भी हो सकता है कि जैसे जब हम हिंदी लैंग्वेज की बात करते हैं, तो काशी विश्वनी सभा थी, उसमें गांधी जी ने जो नॉर्थ से 6 स्टूडेंट्स को साउथ में भेजा था, और साउथ से उन्हें यहाँ बुलाया था ताकि हिंदी का प्रचार कर सके। उस टाइम पे इंडिपेंडेंस चल रही थी तब, ताकि सारे राष्ट्र के तौर पर कनेक्ट हो सके, एक भाषा के तौर पर एक जगह एकत्रित करने के लिए। तो उस टाइम पे भी काशी हिंदू महासभा बनाई गई थी, तो उस रिगार्डिंग भी इम्पोर्टेंस हो जाती है। और जो वो 12 शक्तिपीठ बताते हैं, जैसे काशी विश्वनाथ है, उस तरह से तमिल वहां पे रामेश्वरम में है एक, और काशी में हो काशी विश्वनाथ है, जो उनके उनसे भी 12 ज्योतिर्लिंग में से है दो, एक दोनों, अगर कल्चर से कनेक्ट करेंगे तो। ठीक है। राम टेम्पल ओपनिंग टू बी सेलिब्रेटेड एज फेस्टिवल। ट्रैफिकिंग, ट्रैफिक से रिलेटेड कोई एजेंसी, मानसी, इंडिया में ट्रैफिकिंग। ट्रैफिकिंग, आई थिंक स्पेसिफिक एजेंसी तो मैं रिकॉल नहीं कर पा रही, बट नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन that would look into this. And then like investigation के perspective से we have CBI, and we also talked about one specific app also जो connect करता है with the police and CBI if you report there। तो problem यही है कि इंडिया में cases भी unreported जाते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर भी है एंटी ट्रैफिकिंग सेल होता है, वो काम करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं स्टेट एजेंसी के साथ। फ्लैगिंग ऑफ वाराणसी न्यू दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस पे डेडिकेशन टू लिखा हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर स्पेसिफिक एक एंटी ट्रैफिकिंग सेल है हम्म। जो इस पर्पस में डील करता है। जल जीवन मिशन 69 ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट अंदर जल जीवन मिशन रूरल लिखा हुआ है। तो व्हाट इज दैट दिव्या? जल जीवन, उसका मैंडेट बता। जल जीवन मिशन के तहत हुआ कि हर घर तक नल के थ्रू जल पहुंचाना है, ताकि जो वुमेन्स है वो पानी लेके आती हैं, दूर जाना पड़ता है, या फिर जो सेफ पानी नहीं मिलता उन्हें पीने के लिए, उस चीज को दूर करने के लिए जल जीवन मिशन चलाया गया था कि घर तक पानी पहुंचाया जा सके। हम्म। और ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग। एक्स सीएम रमन सिंह टू बी छत्तीसगढ़ स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर मानसी क्या होता है? तो when we have the elections उसके and बाद जो दस मिनट। रिजल्ट्स अनाउंस किए जाते हैं, तो उस टाइम पीरियड के बीच में वी हैव द प्रोटेम स्पीकर, एंड प्रोटेम स्पीकर ही जो न्यूली इलेक्टेड मिनिस्टर्स होते हैं उनको ओथ भी प्रोटेम स्पीकर ही दिलाते हैं। हाँ, अब प्रोटेम स्पीकर का काम होता है कि वो इलेक्शन कंडक्ट कराए स्पीकर के लिए, और जैसे ही स्पीकर का वोट होता है वैसे ही उनका मैंडेट खत्म हो जाता है। प्रोटेम हम्म। स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर अपोजिशन पार्टी का ही होता है, या फिर कोई भी हो सकता है, जैसे जो नहीं, सीनियर हाउस मोस्ट ही ऐसा इलेक्ट होता है, करते सीनियर मोस्ट होते हैं। हैं जो जनरली। हम्म। एंड हाउस ही इलेक्ट करते हैं ना प्रोटेम स्पीकर भी। हाँ। कर्नाटका फॉरेस्ट एरिया डिपार्टमेंट द एरिया इज अंडर द कर्नाटका जुरिडिक्शन अक्यूज द ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अथॉरिटी। तो हमेशा एक रहता है विद क्लासेस बिटवीन द लोकल ग्राम सभा एंड द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। क्यों? क्योंकि ओवर द राइट्स ऑफ द लैंड, उसके बाद फिर प्रोटेक्शन करने के लिए कभी कभी देयर इज अ वायलेशन ऑफ द एक्ट, ईपीए एक्ट और इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन एक्ट बाय द लोकल पीपल, जिसके कारण भी रहता है एक।
तो कर्नाटका में स्पेसिफिक नेचुरल पार्क्स या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड कोई एंडेमिक स्पीशीज दैट वी गेट फ्रॉम कर्नाटका? तो एंडेमिक स्पीसीज कर्नाटका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पता है, बंदीपुर टाइगर रिजर्व हो गया, नगर होले हो गया, और हम्म। भी है। प्रेरणा, यू कैन जस्ट सर्च फॉर द इम्पोर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व एंड फिर टाइगर रिजर्व मैप मिलेगा, डाल देना कोई। तुम बताओ फिर मानसी, कोई एंडेमिक स्पीसीज। ओके, तो हाँ, एंडेमिक स्पीशीज एक प्लांट स्पीशीज में तो है प्रायोरिया पिनाटा। एक है बैट स्पीशीज है कोलर लीफ नोज्ड बैट इज देयर। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका आईसीएन स्टेटस लीस्ट कंसर्न है बट ये एंडेमिक है, दिस इज कॉल्ड ग्रे कैप्ड एमरल्ड डॉग। सो लाइक जो पांडा होते हैं ना उस तरीके से ही ये दिखते हैं, जो नॉर्थ ईस्ट में वी गेट द पांडास। ठीक है, तो देख लेंगे एक बार मैप, तो हो जाएगा। एक कसावा प्लांट लिखा हुआ है, कसावा क्रॉप क्यों इंपॉर्टेंट होता है अकॉर्डिंग टू मानसी? कसावा, यूसेस ऑफ कसावा। कसावा, तो आई कांट रिकॉल एग्जैक्टली कहाँ यूज होता है कसावा, नाम तो सुना है। सब जगह यूज होता है, फीड स्टॉक के लिए यूज होता है, बायो एथेनॉल के लिए यूज होता है। आया था ना एक बार यूपीएससी में कसावा, हम्म। इसलिए इसलिए ओके। नाम सुना हुआ है। बायोफ्यूल का फिर खाने के लिए यूज होता है, तो अच्छा होता है एक तरह से। एक रूट वेजिटेबल है हम्म, कसावा। एक तरह से स्वीट पोटैटो टाइप होता है। अच्छा ठीक है। तो यहाँ कालेश्वरम प्रोजेक्ट, कालेश्वर लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। लिफ्ट इरिगेशन नॉर्मल इरिगेशन में क्या फर्क है लिफ्ट मानसी? इरिगेशन में एक हाँ। वाटर is lifted from that particular reservoir और that's how वो ट्रांसमिट किया जाता या ट्रांसपोर्ट किया जाता है। मतलब वो वी कैन से जो लेवल ऑफ द ग्राउंड है हाइट में चेंजेस करके आई थिंक वो उसी तरीके से फंक्शन करता है। हाँ, मतलब उसमें फर्क ये है कि लिफ्ट इरिगेशन नॉर्मल इरिगेशन में हमेशा से चाहिए इलेक्ट्रिसिटी। लिफ्ट में क्या होता है कि आपको रिजर्वर बहुत ऊपर में होता है, हाई ग्राउंड लेवल पे होता है। आप नीचे से पानी उठाते हो, आप ट्रांसपोर्ट करके वहां पर फिल कर देते हो ऊपर में, उसके बाद ग्रेविटी के थ्रू इरिगेशन हो जाता है सब, इस लिफ्ट इरिगेशन में। मतलब पहला प्रोसेस में हम्म। खाली इलेक्ट्रिसिटी जरूरत होता है, सेकंड प्रोसेस में ग्रेविटी अपना काम करता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए इफेक्टिव होता है ज़्यादा ये। हाँ, तो नॉर्मल वाले जो डैम्स होते हैं रिजर्वॉयर्स होते हैं वो नेचुरली ऐसे नो अपर रिपेयरन एरियाज में लोकेटेड होते हैं डैम्स। तो जो डैम गेट्स ओपन किए जाते हैं तो वो हाइट से वाटर रिलीज होता है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। हाँ, जैसे वो नॉर्मल डैम में फिर वो टरबाइन घूमता है, वाटर जो हम्म। स्पीड में फ्लो करता है टरबाइन से घूमता है, उसका फिर हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। आता है नेक्स्ट एंड आर्टिकल। ये हाँ। हम्म, लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट कौन से रिवर पे लोकेटेड है? कालेश्वरम। हम्म, कालेश्वरम शायद देखना पड़ेगा एक बार। गोदावरी रिवर पे है। गोदावरी रिवर लार्जेस्ट है, एशिया का लार्जेस्ट है। वर्ल्ड वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट है, इंपॉर्टेंट है इसको, एक बार देख लेना। The next article, उड़ीसा सेट फॉर द 2000 सेलिब्रेशन फॉर जगन्नाथ टेम्पल ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट। तो हर एक जगह ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट किया जाता है फॉर द इम्प्रूवमेंट इन द फैसिलिटीज बेसिक कम्युनिटीज, टू इंक्रीज द फुटफॉल, जो बाकी लोग जगह से आते हैं और एक अच्छे से रह सकते हैं। इकोनॉमिक बूम भी होता है लोकल लेवल पे। तो यहाँ पर देखा है कि 4200 करोड़ वे गिवन फॉर द ऑगमेंटेशन ऑफ बेसिक कम्युनिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ हेरिटेज आर्किटेक्चर अबाधा स्कीम that aims to transforming the infrastructure of Puri। तो स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट वाइज भी होता है, और जो नेशनल वाइज है वो तो स्मार्ट सिटी है ही, कि आपको पैसा दिया जाएगा, लेकिन डिस्ट्रिक्ट वाइज भी होता है। तो वही दिया हुआ। तो इम्पोर्टेंट इसमें ये है कि क्या किया जाएगा, तो मट रिस्टोरेशन, क्यू मैनेजमेंट सिस्टम, जो थोड़ा एक आइडिया होना चाहिए, पेंटिंग हो गया बाकी सब के लिए। और इसमें दिया है वैष्णो देवी, कामाख्या टेम्पल, शिरडी साई टेम्पल, इंपॉर्टेंट साइट्स हो गए, जगन्नाथपुरी,
तो जगन्नाथपुरी क्यों इम्पोर्टेंट फेमस है मानसी? ये धाम, 4 धाम आते हैं, बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथपुरी और रामेश्वर, 4 धाम। हम्म, एग्जैक्टली नहीं पता मेरे को। जगन्नाथपुरी, आई थिंक इट इज एसोसिएटेड विद लॉर्ड कृष्णा। नहीं, लॉर्ड जगन्नाथ, कृष्ण, हाँ, वो ब्लास्फेमी हो कृष्ण जाएगी। जी से भी कनेक्ट है वो, वहां पर कृष्ण जी और भद्रदेव और एक और है, मतलब 3 की मूर्ति है, वो सही बोल रहे हो मानसी। एग्जैक्टली, मतलब कृष्ण से डायरेक्टली, लॉर्ड ये जगन्नाथ जगन्नाथ के तो हाँ है, थ्रू है। लॉर्ड कृष्णा से भी एसोसिएटेड है। हाँ, प्रवेश, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी, बद्रीनाथ, केदारनाथ एंड द्वारका के बारे में बताओ, 4 धाम यात्रा के बारे में। तो चार धाम में अ, दो चीजें आती हैं। एक होती है गंगोत्री, यमुनोत्री, और केदारनाथ, बद्रीनाथ। और फिर आपने बताया ये चार धाम से थोड़ा ज्यादा ही है, रामेश्वरम और द्वारका। तो द्वारका जो है वो सिटी है लॉर्ड कृष्णा की। जो केदारनाथ है वो होली टेम्पल ऑफ शिव माना जाता है, केदारनाथ। और बद्रीनाथ लॉर्ड विष्णु का टेम्पल है। जगन्नाथपुरी लॉर्ड कृष्णा के बड़े ब्रदर और ओ, उनकी जो हम्म, सिस्टर है, उन ठीक है। तीनों का एक कंपोजिट टेम्पल है जगन्नाथपुरी। और रामेश्वरम में लॉर्ड शिव का टेम्पल है, मेड बाय लॉर्ड रामा। तो शिव का द्वारका टेम्पल। बेट जो है गुजरात में लोकेटेड है। इट इज अ सबमर्ज्ड टाउन। आज के टाइम में इट इज कम्प्लीटली सबमर्ज्ड। तो वर्ल्ड का इट इज द ओनली सच पिलग्रिमेज साइट जो कम्प्लीटली सबमर्ज्ड है। और जो हम्म, एंड ऐसा माना जाता है रामेश्वरम हम कि हम्म, जो ऐसा माना जाता है कि ये सारी चीजें मिथ्या है, मतलब मिथ है। तो द्वारका इज अ प्रोमिनेंट एग्जाम्पल, जिसके नीचे आज भी पूरी की पूरी द्वारका के अवशेष मिलते हैं beneath द सी, कि किस तरीके से एक उस टाइम पर सिटी बसती थी। और जब हम रामेश्वरम की बात करते हैं तो वहां पर भी ऐसे होली इंस्टेंट्स मिलते हैं। और तो जगन्नाथपुरी। रामेश्वरम, हाँ, तमिलनाडु में भी हम बात करते हैं। रामेश्वरम तमिलनाडु में एक और इम्पोर्टेंट रीजन की वजह से इट इज फेमस। एपीजे अब्दुल कलाम भी वहीं से थे। हाँ हम्म, हाँ, is born there. So APJ Abdul Kalam, so like APJ की फुल फॉर्म क्या है? बोल दो मानसी। अबुल पाकिर जनैलुब्दीन अब्दुल कलाम। ठीक है। अच्छा, ओशो की शक्तिपीठ और ज्योतिर्लिंग के बारे में आप मुझे बताओ। ये लिखा हुआ है ना, शक्तिपीठ। शक्तिपीठ। चलो मैं बता देता हूँ। हम्म, तो केरला के अंदर जो शंकराचार्य हैं, जिनको सनातन रिलीजन जो इंडिया का है इसका आइडल माना जाता है, उन्होंने हिंदुइज्म को रिवाइव करने के लिए पोस्ट बुद्धिज्म और जैनिज्म फेज के बाद अ, एक रिलीजियस अपना वॉयस किया था अक्रॉस इंडिया। तो उन्होंने में 51 शक्तिपीठ बनाई थी और 12 ज्योतिर्लिंग बनाए थे। तो 12 ज्योतिर्लिंग में रामेश्वर भी है, केदारनाथ भी है। तो ये उनके द्वारा स्थापित किए गए टेम्पल्स हैं। मतलब पहले से ही यहाँ पर अवशेष थे, लेकिन उन्होंने उसको टेम्पल का स्ट्रक्चर दिया, तो 12 ज्योतिर्लिंग हुए। और उसके बाद जो लॉर्ड सती, मतलब जो हमारी सती माता थी, उनके जितने भी बॉडी के पार्ट जहां जहां गिरे, उनको भी उन्होंने मंदिर के रूप में कन्वर्ट किया, तो उसको बोलते हैं शक्तिपीठ। तो 51 इंडिया के अंदर शक्तिपीठ है और 12 ज्योतिर्लिंग है। ठीक है। SFI, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, बात किए थे इंडिया। कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ के स्टूडेंट सेल एक तरह से, ऐसे ABVP है वैसे SFI। अपहिल स्ट्रगल टू ग्रो द फॉरेस्ट राइट एक्ट। फॉरेस्ट राइट एक्ट का प्रोविजन मानसी। Forest Rights Act, it is concerned about safeguarding the rights of the tribal population, tribals, and also balancing the conservation of the forest also. So दो elements रहते हैं, इसको हम like dilemma के perspective से बात करते हैं। And minor forest produce में we can say कि tribals को sell भी कर सकते हैं, but
मेजर ह्यूमन एक्टिविटीज या एंथ्रोपोजेनिक कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज अलाउड नहीं होती है इन द कोर जोन ऑफ द फॉरेस्ट। प्रवेश। तो मैं बता देता हूँ इसमें। हम्म। हाँ, तो सबसे पहला जो फॉरेस्ट राइट एक्ट आया वो 1927 के अंदर प्री इंडिपेंडेंस आया। उसके अंदर था ट्राइबल्स का राइट थोड़ा देना है, और उसके बाद फिर 2006 के अंदर इसमें एक अमेंडमेंट किया गया, जिसमें ये बताया गया कि जैसे अभी मानसी ने बोला कि जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स होते हैं उनके राइट्स को कंसीडर किया जाएगा, प्राइवेट पार्टीज को अलाउ नहीं किया जाएगा। जो फेल प्रोडक्ट्स होंगे, जो बाशिंदे हैं वहाँ के, वो उसी को यूज करेंगे, और ट्राइफेक्स जो ट्राइफेड मार्केट है उसमें उसको बेचेंगे। लेकिन अभी रिसेंट में 2022 में फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल आए, अमेंडमेंट हुआ है इस एक्ट के अंदर। तो अभी क्या है कि प्राइवेट डेवलपर्स हैं वो बिना फॉरेस्ट ड्वेलर की परमिशन के पेड़ काट सकते हैं। तो एग्जैक्टली ऐसा है कि यूनियन गवर्नमेंट हैज अ राइट टू परमिट द क्लियरेंस ऑफ फॉरेस्ट विदाउट इन्फॉर्मिंग इट्स ऑथेंटिक रेजिडेंट। तो अभी ये एज अ एंटी एनवायरमेंटलिस्ट स्टैंड देखा गया है, लेकिन अभी फिलहाल में यही है कि यूनियन गवर्नमेंट हैज द सोल पावर टू गिव द लाइसेंस विदाउट द अथोराइजेशन ऑफ द लोकल रेजिडेंट्स। और एक और अमेंडमेंट यहाँ जो किया गया दैट वाज इन द डेफिनेशन ऑफ द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट को आप कैसे डिफाइन करोगे? तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पे बोला कि जो सिंपल नेचुरल जो फॉरेस्ट होते हैं आप उसको फॉरेस्ट कंसिडर करोगे हर एक एरिया को। जैसे वी हैव द कैटेगराइजेशन प्राइवेट फॉरेस्ट है या, तो वो मतलब वो थोड़ा आर्टिफिशियल हो जाता है। तो यही बोला गया कि फॉरेस्ट की डेफिनेशन और थोड़ी ब्रॉड एंड वाइड की गई। हम्म। तो वही इसमें बता रहा चाह रहा है कि जो भी डेवलपमेंट होता है फॉर टेम्पर रिसोर्सेज या फिर कल्टीवेशन होता है सब जगह, तो हिस्टोरिकल इनजस्टिस है लोकल कम्युनिटीज़ का के उसके ऊपर में। तो जैसे बताया गया कि 1997 में आया था, उसके बाद फिर कुछ कुछ चेंजेस किया गया, और 2005 में जब आया FRA एक्ट, तो उसमें बात किया गया कम्युनिटी राइट्स का बात किया गया। उसमें बात किया गया कि फॉर बेसिक मिनिमम एक राइट्स होता है फॉर द फॉरेस्ट डेवलिंग पीपल, वो ट्राइबल, और वो जा सकते हैं, आप ग्रेजिंग कर सकते हैं, बाकी सब काम कर सकते हैं, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस ले सकते हैं। और इक्विटी बेनिफिट शेयरिंग का भी बात होता है उसमें कि कोई भी आप फॉरेस्ट रिसोर्स को यूज़ करोगे तो आप शेयर करना पड़ेगा आपको ट्राइबल पीपल के साथ। लेकिन ओवर द ईयर्स जो हाल फिलहाल में FCA अमेंडमेंट एक्ट 2023 आई, दिस बाईपासेस द कम्युनिटी राइट्स एक्ट, कम्युनिटी राइट्स, उनका क्या राइट्स है उनको डाइल्यूट किया गया है। तो वही बात हो रहा है कि इंक्रोचमेंट का रेगुलेशन होना चाहिए। और दूसरा चीज़ की जो भी एक तरह से नेक्सस है ब्यूरोक्रेट का, लोकल बॉडीज या प्राइवेट सेक्टर और फिर जो सरकार होते हैं उनका, विथ रिगार्डिंग टू द कि आप माइनिंग करो या फिर आप अनएबेटेड अर्बनाइजेशन करो, तो उससे हार्म होता है लोकल ट्राइबल्स का राइट्स के ऊपर में। तो द नॉन रिकॉग्निशन ऑफ कम्युनिटी राइट्स इज कन्वीनियंट टू द हार्ड लाइन कंजर्वेशनिस्ट एंड डेवलपमेंट लॉबी। इसी कारण कि हमें एक इस पे बात करना चाहिए और इनका राइट्स के ऊपर में उसको बढ़ावा देना चाहिए इसी पर। और क्या तो प्रवेश? यहाँ पे हम्म, हाँ औशिक एक कंसर्न ये भी है ना ट्राइबल की जो लैंड राइट्स है, तो उसके रिगार्डिंग कोई स्पेसिफिक प्रोविजन है लैंड राइट्स पे? मतलब क्या बात करती है ये एक्ट ट्राइबल्स की? ये जो एक बीच हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट ने स्टे भी किया था एक बार फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंदर पे, लेकिन 12 साल से अगर आप लगातार रह रहे तो आपका एक राइट्स हो जाता है, ऐसा कुछ बता दो नहीं, आई वाज आस्किंग, मेरे को एग्जैक्टली नहीं यहाँ पे क्लियर नहीं प्रवेश, पता। तुमको पता है इसके बारे में? हाँ, इसमें लैंड राइट्स के हिसाब से ये कि अगर आप 12 साल तक किसी जमीन पर रहते हैं तो वो हाँ। ऑटोमेटिकली आपकी आपकी हो जाती है। वही 12 साल वाला प्रोविजन था, तो 5 में आया हम्म। था ये चीज़। यहाँ पे इशू भी ये था ना कि ट्राइबल्स के पास कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स या पेपर्स नहीं है उस चीज को प्रूव करने के लिए, तो एक वो इशू भी था यहाँ पे। जंगल में तो कहाँ के पेपर होंगे ना। वही इशू है ना कि कैसे डिटरमाइन करोगे 12 साल। हम्म। तो ओवरऑल ये दो बात हो रही है, कम्युनिटी राइट्स है उनका एक डाइल्यूशन हुआ है इन द न्यू FCA अमेंडमेंट 2023। और एक तरह से इंक्रोचमेंट जो होता है उसको कैसे रेगुलेट करे, फॉरेस्ट को डिफाइन कैसे करे, तो ये सब पर इम्पोर्टेंट एरिया से बात करना चाहिए। और इंडिया में इम्पोर्टेंट ट्राइबल बॉडी? इम्पोर्टेंट ट्राइबल बॉडी नेशनल तो कमीशन नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स है। हम्म, उसके बाद जो फॉरेस्ट है वहाँ पर ग्राम सभा है, जो स्पेशली उनका ही ट्राइफेड मतलब है।
TriFed is one of the most important, which stands for Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India. It is under the Ministry of Tribal Affairs. So this is again main area इसका ये है जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस वो लोग प्रोक्योर करते हैं उसको सेल करने के लिए मार्केट करने के लिए एक कोऑपरेटिव बॉडी है ट्राइफेड. हाँ एंड अपार्ट फ्रॉम हम और स्कीम्स की बात कर सकते हैं. वन धन योजना है वो भी स्पेसिफिकली इसी के लिए है. एकलव्य मॉडल ऑफ स्कूल दैट इज फॉर एजुकेशन इन ओनली द ट्राइबल एरियाज. यस वंदे योजना. एंड रिगार्डिंग रेड सी उसके अराउंड बताओ मानसी कंट्रीज रेड सी के अराउंड कंट्रीज. Okay, towards the north we have Saudi Arabia. Towards its, I would say east we have Yemen. South में we have Eritrea, Somalia, and Djibouti, which also forms the Horn of African region. And towards its, say northwest we have Egypt, जहाँ पे we have the Suez Canal opening. I think तो ये जो हाँ हो मैं गया recall ये कर. और गल्फ ऑफ एडन हो गया बीच में जो कनेक्ट हम्म. करते हैं बीच में. ठीक है तो इसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज. हाँ. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहाँ पर है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बिटवीन हॉर्न ऑफ अफ्रीका और नॉर्थ में जो यमन कंट्री है. तो एंट्री इनटू द रेड सी इज कॉल्ड द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये नहीं है. स्ट्रेट ऑफ अच्छा हॉर्मुज वो दूसरा स्ट्रेट हाँ ऑफ ऊपर हॉर्मुज वाला है. पर्शियन गल्फ में. पर्शियन हाँ गल्फ हाँ हाँ हाँ. पर्शियन गल्फ और उसके बीच में स्ट्रेट ऑफ हम्म. हॉर्मुज. एक मैप देख लेना. यहाँ पे ठीक है आई थिंक यहाँ पे बाबल मांदेव स्ट्रेट है ना हॉर्न ऑफ अफ्रीका में. देखना बाबल पड़ेगा. मांदेव कहाँ पे है? वो इधर ही है. तो सुइस कनाल हो गया. इट कैरीज नियरली 15% द ग्लोबल ट्रेड बिटवीन द वेस्ट एंड ईस्ट. इसमें दो इंपॉर्टेंट कीवर्ड है इसमें लिखा हुआ है सामने. येमेन बेस्ड ईरान अलाइंड हूदी मिलिशिया. तो हूदी जो है वो येमेन में. हमास पता है गाजा में. और एक और नाम मानसी. हमास यूदी और हिजबुल्ला. और एक हिजबुल्ला है निकले में लेबनान. है. हिजबुल्ला. हम्म. तो ये तीन है. तीन ये एक मिलिशिया है प्राइवेट मिलिशिया है. ये कंट्रोल करते हैं कुछ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट. और ये दे आर बैक्ड बाय ईरान इटसेल्फ. तो इसका हाँ यहाँ पर दिया हुआ तो है एक है बाबल एंड मांडे स्टेट हाँ. बिटवीन द येमेन दिबाउती. हाँ वही है वो. हाँ बाबल मांदेव स्ट्रेट इसको हम बोलते हैं गेट ऑफ टीयर्स ऑल्सो. गेट ऑफ हम्म. टीयर्स. एक बार जब देखोगे तिब्बती का मैप देखोगे तो तिब्बती इतना स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर है इसलिए हर एक कंट्री चाहता है कि मेरा वहां पर मिलिट्री बेस हो. फॉर एग्जाम्पल तिब्बती होस्ट मिलिट्री बेसिस ऑफ यूएस चाइना जापान इटली फ्रांस. तो इतना इम्पोर्टेंट लोकेशन पर है तिब्बती. फिर एक बार बताओ कि प्रवेश कि येमेन वॉर जो स्टार्ट हुआ 2015 से तो वो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था क्या क्या कारण था. जो बोलते हैं ना सऊदी अरेबिया लेड कोalition कोalition स्टार्ट हुआ. नहीं स्टार्ट किया था जो 15-16 में. अभी भी चल रही है. एग्जैक्टली घोषित तो मेरे हिसाब से बस हौथी रिबल्स को ही एलिमिनेट करने के लिए किया हुआ है. हाँ सही बात है. जो हूदी रेबल्स थे ना वो एक तरह से डिस्टेबलाइज कर रहे थे येमेन गवर्नमेंट को. येमेन गवर्नमेंट जो पार्ट थे येमेन ओमान सऊदी अरेबिया बाकी सब पार्ट थे जीसीसी के जे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल. तो कोई भी इन लोगों का उसमें ऐसा बात है कि किसी के ऊपर भी अगर अटैक होता है और किसी पर डिस्टेबलाइजेशन हो तो बाकी जो स्टेट्स है ना वो कोऑर्डिनेट करेंगे उसके साथ. तो ह्यूथी रेबल ऑलरेडी ईरान बैक्ड. तो वो डिस्टेबलाइज कर रहे थे यमन में तो उसको हटाने के लिए तो फिर सऊदी अरेबिया के साथ कोलिशन स्टार्ट हुआ और उन्होंने अटैक किया. तो शॉर्ट में आप विकिपीडिया में पढ़ सकते हो एक बार तो ठीक हो जाएगा. तो पर्शियन गल्फ ले लिए मैप उसका देख लिए. पर्शियन गल्फ इंपॉर्टेंट है. इंडियन मिलिट्री ऑपरेशनल वहाँ पर हुआ था मिलिट्री कैपेसिटी आया था ऑपरेशन संकल्प 2019 में वेयर द इंडियन नेवी बिगैन एस्कॉर्टिंग द इंडियन फ्लैग्ड शिप्स स्पेशली ऑयल टैंकर्स. ऑपरेशन संकल्प. पायरेसी केस होता है सबसे ज्यादा क्योंकि सोमालिया रीजन. और सोमालिया में सबसे ज्यादा पायरेसी क्यों है प्रवेश. सोमाली पायरेट्स की बात है. ऐसे तो नहीं बात है कि एरिट्रिया पायरेट्स इजिप्शियन पायरेट. हमें सोमाली पायरेट की बात करते हैं. ऐसा क्यों.
हाँ, इसके ऊपर ऐसे मूवीज भी बनी हुई है, पायरेट्स ऑफ सोमालिया। हाँ तो मतलब सोमाली क्यों एकदम फेमस है पायरेट्स के लिए, अगर दो तीन रीजन हो तो? नहीं, आप बता दो। सोमालिया है ना, वो एक तो बहुत ज़्यादा गरीब कंट्री है, बहुत ज़्यादा गरीब कंट्री है, और उसमें कोई अपना रिसोर्सेज भी, नेचुरल रिसोर्सेज भी नहीं है, ना कि इन्वेस्टमेंट कहीं से है, और गरीब भी है। तो और ऐसा स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर है कि 15% 20% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड और ऑयल ट्रेड वहीं से होता है। बाब एल मंडेब स्ट्रेट हो गया, रेड सी के टूवर्ड्स हो गया, वहाँ से फिर पर्शियन गल्फ से, स्टेट ऑफ हॉर्मुज से आ जाता है। तो सबसे ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ क्या, कैसे पैसा कमाने का तरीका हो जाएगा फिर? पायरेसी, इसलिए। सही बात है। और पायरेसी भी इसलिए पॉसिबल हो पाती है क्योंकि इट दिस रीजन फॉर्म्स एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इम्पोर्टेंट सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो ट्रेड हाँ वही। मैक्सिमम रेड सी से पास होता है, और हम्म, वहां से अरेबियन सी में, दैट्स व्हाई वी हैव दिस इशू। हम्म। तो ऑयल स्पिल हुआ था उसमें साइक्लोन मिचोंग के कारण। The state government began to act only after 8 days after the spillage, after it was nudged by the NGT. The government 20-member oil spill crisis committee वो होता है, headed by chief secretary. तो उन्होंने एक एन्नोर क्रीक में जाके जो भी डैमेजेस है कॉस्ट टू द एनवायरनमेंट एंड फिशर फोक्स, रैम्प अप द रेमेडिएशन। तो रेमेडिएशन प्रोसेस, ऑयल रेमेडिएशन प्रोसेस कैसे कर सकते हैं, तो कुछ कुछ उस पे बात हुआ था कि क्या होना चाहिए। तो तो प्रेरणा ने कहा था कि जो हेयर होता है उसको यूज़ कर सकते हैं लार्जर के लिए। फिर बायो रेमेडिएशन का बात किया गया था। फिर नेटिंग का बात किया गया था। और मानसी, ऑयल स्पिल कैसे हटा सकते हैं? आई थिंक हमने यही बात करी थी। स्कीमर्स, स्कीमर्स, ट्रू। कामराज पोर्ट, प्रवेश, जो इंडिया मेजर पोर्ट में से आते हैं। तमिलनाडु में है ना ये? हाँ, कामराज पोर्ट। हम्म, तो और है भी, इम्पोर्टेंट, आई थिंक ये प्राइवेट है, पब्लिक भी नहीं है। प्राइवेट है ये? प्राइवेट है ना, प्राइवेट पोर्ट है ये। ठीक है, ये नहीं पता मुझे, देख लेना एक बार। तो इसमें फ्लाई ऐश इंपॉर्टेंट है। फ्लाई ऐश से कहाँ का यूज़ कर सकते हैं मानसी? फ्लैश को वी कैन यूज इन द कंस्ट्रक्शन आल्सो, इन लाइक सीमेंट में। उसके जगह दिस कैन बी यूज्ड, एंड आई थिंक इट कैन बी आल्सो यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ द फ्लाई ऐश ब्रिक्स। आज के टाइम में ज्यादा यूज की जा रही है बाय द रियल एस्टेट इंडस्ट्री। हाँ, फ्लाइज को जो यूज़ कर सकते हैं, और उसको मल्चिंग के रोड लिए भी यूज़ कर कंस्ट्रक्शन हो सकते हैं, गया। और फर्टिगेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं फ्लाई ऐश को। अच्छा हो जाता है उससे। बोलो प्रवेश। मैं बोल रहा हूँ, फर्टिगेशन आपने बोल ही दिया, रोड कंस्ट्रक्शन हो गया, और हम्म, मोटार कंक्रीट इसमें हो गया। उसके बाद जो टायर्स बनते हैं व्हीकल्स के, उसमें भी आज के टाइम पे बोला जा रहा है कि फ्लाई ऐश को यूज कर रहे हैं। पोर्टलैंड सीमेंट हो गई, उसमें यूज कर रहे हैं। हाँ। तो ओवरऑल ये पूरा आर्टिकल में से इम्पोर्टेंट एरिया होगा कि क्या यूज़ किया गया, फोर स्कीमर पोर्सिलन टिपर्स, इसको यूज़ किया ताकि ऑयल लेडन स्लेज को हटाने के लिए। तो इम्पोर्टेंट कीवर्ड है। और स्कीमर एक तरह का डिवाइस है, यूज फॉर फिजिकली सेपरेटिंग स्पिल्ड ऑयल फ्रॉम द वाटर सर्विस। सॉर्बेंट यूज होता है, ठीक है, एश ट्रैक। तो इसमें इंपॉर्टेंट इसकी कीवर्ड हो गया एक और, फिर पुलिकट बैक वाटर्स, पुलिकट लेक। पुलिकट लेक के बारे में प्रवेश। तो पुलिकट लेक इज द फ्रेश वाटर लेक बेस्ड इन आंध्र प्रदेश। फ्रेश वाटर है, ब्रैकिश फ्रेश वाटर वाटर होगा। है। फ्रेश वाटर कैसे होगा? क्यों? हाँ, ब्रैकिश वाटर है, फ्रेश वाटर नहीं हो सकता। कैसे हो सकता है फ्रेश वाटर? सॉल्ट वाटर है ये पुलिकट लेक, हम्म। सेकेंड यस, लार्जेस्ट है। ब्रैकिश वाटर। बोलो आगे। और इसमें कोई भी रिवर मीट नहीं करते, तो ये क्वेश्चन पूछता है कभी भी कि मीट करती है। गोदावरी मीट करती है? Ashik, I'll take up this topic in detail in Times of India. So geographical ठीक perspective है, से ठीक है। एक important river इसमें और drain फिर करती है। एनॉर्क, एनॉर्क क्रीक हो गया, बस। हम्म। ये ले लो तो वहां इसमें से। लगून और लेक में क्या डिफरेंस होता है? लगून,
लगून होता है वाटर कि lagoon, I think, हाँ, बोलो। like lagoons completely close नहीं होते, like we have the lakes पूरी four हम्म sides से close भी हो सकती हैं, but I think हाँ water lagoons are mostly they're located near the coastal areas, boundary areas पे. हाँ, इट इज कनेक्टेड टू द लार्जर वाटर बॉडी लगून, लेकिन लेक ऐसा नहीं होता। जिसमें औषध जो अभी लेक और लगून का डिफरेंस होता है ना, तो लेक तो होती है जो नेचुरली फॉर्म्ड हो जाती है, हम्म और लगून जो होता है, मतलब लेक होती है जो चारों तरफ से लैंड से घिरी होती है, तो वो हो गई लेक। और लगून हो गई जिसका एक या दो सोर्स पानी से है और लार्जर दो वाटर सोर्स बॉडी, लैंड, हाँ ठीक है। तो उसको बोलते हैं लगून। जी, कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, अनएम्प्लॉयमेंट रिमेन्स द कंसर्न पोस्ट पैंडेमिक। मानसी, ये ले लो, LFPR UR रेट। Labor force participation rate it is showing time period 2016 से 2023 is the data. Overall जो LPFR है 7% points lower. It is 7% points lower in 2023 compared to 2016. So this is one of the outcomes of COVID-19 and recovery की बात करें तो right now we can't say इस sector में specifically कि we are at the pre-pandemic levels. And apart from this तो क्या है, यही I think important है ये डेटा क्या होगा? definition. दो डेटा अगर इम्पोर्टेंट है तो वो बता दो एक बार। एक तो important data यही है कि labor force participation rate it has declined about 7 percentage points from 2016. और unemployment rate was 7.6% in this current financial year. It is higher than pre-pandemic levels. तो unemployment rate increase हुआ है और labor force participation rate decrease हुआ है, तो दोनों ही मतलब they are not in favorable direction. ठीक है प्रेरणा, यू कैन टेक अप दैट जो स्पेसिफिक डेटा दिया हुआ था। अमाउंट ऑफ FPI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख करोड़ इन्वेस्ट हुआ था। ये लो प्रवेश, इलेक्शन कमीशन सेलेक्टिंग द इलेक्शन कमिश्नर, जो नया बिल आया इसमें अभी, राज्यसभा से। हाँ, एक नया बिल आया जिसके अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, उनके कंडीशन ऑफ ऑफिस, टर्म्स ऑफ ऑफिस क्या होंगे। क्योंकि अभी हमने देखा है कि टाइमली उनको एक, उनका कॉम्पोजिशन 3 से 1 कर दिया जाता है, 1 से 3 कर दिया जाता है। तो एक अभी स्टैट्यूटरी और लॉ के हिसाब से डिसाइड होगा कि कितने रहेंगे, प्रेसिडेंट की विल पे नहीं रहेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा ये है कि कंडीशन ऑफ ऑफिस, तो उसके अंदर जो उनका सैलरी होगी वो सुप्रीम कोर्ट के जज के मुकाबले होगी या फिर हाई कोर्ट के जज के अनुसार होगी, तो वो दूसरी चीज। तीसरा ये कि उनकी क्वैसी जुडिशियल सुओ मोटो पावर्स या फिर जुडिशियल पावर उन्हें मिलेगी या नहीं मिलेगी। जैसे कि हम देखते हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन और क्वालिफिकेशन की पावर उनके पास नहीं है। तो ये सारी चीजों के बारे में ये बिल बात कर रहे हैं। हम्म, तो और कौन इसमें कौन ये से भी इसका बताया गया रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, है ना, होगा सिलेक्शन में? क्या चीज। सिलेक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन में कौन कौन से कमेटी, कौन कौन लोग होना चाहिए सब कमेटी के अंदर में, वो भी बात होता हाँ, वो होगा ना। बता रहा था कि अभी बोल रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर होने चाहिए, लीडर ऑफ अपोजिशन और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होने चाहिए, जिनको प्राइम बिल मिनिस्टर में आए, नॉमिनेट ये करेंगे। वाला बिल में आया। बिल में आया है। तो बिल में प्रोविजन क्या क्या है, बेसिक बता देते हो मतलब, जो बिल में आया एक तरह से प्रपोज्ड लॉ। हाँ, वही बता रहा हूँ कि जो प्रपोज लॉ में बोला गया है कि जो जितने भी इलेक्शन कमिश्नर या चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे, उनकी अपॉइंटमेंट के लिए कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होगी, जिसको हेड करेंगे प्राइम मिनिस्टर, और उसके साथ लीडर ऑफ अपोजिशन रहेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ और एंड एक, जस्टिस है। नहीं नहीं, वो अभी है, वो अभी है। व्हाट डज द प्रपोज्ड लॉ प्रोवाइड? ECC ये एंड आप गेस EC में शैल बी देखो। अपॉइंटेड फ्रॉम द पर्सन, वो अगर इक्वलेंट टू द सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सर्च कमिटी हेडेड बाय लॉ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। 5 लोग का कमेटी, 5 पर्सन का हाँ, ये पैनल सर्च बनाएंगे, हाँ। कमेटी है। हाँ, सर्च कमेटी में सर्च मिनिस्टर ऑफ कमेटी लॉ ठीक है। रहेंगे। हाँ, और अपॉइंटमेंट कमेटी में प्राइम